हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन। वर्ब वे शब्द होते हैं जो कार्य या होने की अवस्था अथवा अधिकार को प्रकट करते हैं, जैसे रीड, राइट, सिंग, लर्न, बाई, सेल, लाफ, वीप, टेक, गिव, एट्सेट्रा। तो ये सारे मेन वर्ब हैं या एक्शन वर्ब हैं। ठीक है, इसके अलावा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब भी वर्ब होती है आपकी। इन्हें आप सिंपली हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्शन शो रहा है। मैं आपसे कह दूँ आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं शो हो रहा है। मैं कौन हूँ या मेरे होने के यहाँ पर अवस्था का पता चलता है, स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, कोई भी इसमें एक्शन नहीं शो हो रहा है। तो अगर आप अभी तक केवल इतना ही पढ़ते थे कि वर्ब आर एक्शन वर्ड्स, तो वो एक अधूरी डेफिनेशन थी। ठीक है, तो वर्ब आपका केवल और केवल एक्शन नहीं है। वर्ब वे शब्द होते हैं जो एक्शन को भी शो करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, अथवा पोजीशन यानी कि अधिकार को भी प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, एक्शन शो कर रहा है। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, स्टेट ऑफ बीइंग। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, पोजीशन। सी इज ए डॉक्टर, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा वर्ब की डेफिनेशन कंप्लीटली। अब यहाँ पर देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले देखेंगे। इट इज आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और ये दो प्रकार की होती है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, एक एक को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, इतने ही आप काउंट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, ये कुल मिलाकर 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और इनको 3 कैटेगरीज में इकट्ठा करके पढ़ा जाता है। जैसे ये इज, एम, आर, वाज, वर, ये आपके बी ग्रुप के हैं। और दो ग्रुप में आएगा डू, डज और डिड। हैव में आएगा हैज, हैव और हैड। इज, एम, आर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में, वाज, वर का प्रयोग सिंपल पास्ट में, डू, डज का प्रयोग आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे हैज और हैव का प्रयोग पोजीशन शो करने के लिए और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। ठीक है, तो मतलब कि प्रेजेंट टेंस में आपका हैज, हैव आ जाएगा और पास्ट टेंस में पोजीशन को शो करने के लिए और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पर इसके यूज को भी देखेंगे, इसके यूजेस को कि किस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग होता है। यूज ऑफ बी, तो बी के विभिन्न रूप इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में तथा वाज, वर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्रिकेट इज प्लेड बाई देम। ध्यान रखेंगे आप, हमेशा इज, एम, आर के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा। जैसे कि पहले वाक्य में यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं शो हो रहा है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप एक विद्यार्थी हो। सी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर शो कर रहा है एक एक्शन की वह अखबार पढ़ रही है। और थर्ड जो एग्जाम्पल है, क्रिकेट इज प्लेड बाई देम, आप देखिए यहाँ पर इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है,
ऐसा कब होगा? जब कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, तो वहाँ पर इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऐसे सिमिलरली वाज वर्ब के साथ पास्ट में भी। ठीक है। द बॉयज वर नॉट इन दैट रूम, लड़के उस कमरे में नहीं थे। यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, होने की अवस्था को प्रकट किया जा रहा है इस वाक्य के माध्यम से। अगला एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे, मैं उस दिन स्कूल नहीं जा रहा था। फिर है यूज ऑफ डू, अर्थात डू, डज और डिड का प्रयोग। तो डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तथा डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। इसके अतिरिक्त डू, डज और डिड का प्रयोग पोजीशन को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो भी एक्शन है उसको एम्फेसाइज करने के लिए भी डू और डज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डू नॉट नो इंग्लिश, तो ये तो आपका सिंपल नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो आई डू नॉट, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। ठीक है। फिर ही डिड नॉट टेल ए लाई, तो ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का। डू यू हैव सम मनी, तो इस तरह से भी डू का प्रयोग होता है। क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, तो पोजीशन शो करने के लिए भी होता है। ठीक है। और आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया था। ही डिड नॉट हैड मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो पोजीशन शो करने के लिए भी डू और डिड का प्रयोग होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, डू और डज अथवा डिड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए भी होता है। जैसे कहा जाए कि वह तो अंग्रेजी में बात करती है, तो वर्ब पर विशेष दबाव देकर कहा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज आएगा। और आप सभी को अच्छे से पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आती है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, वह तो अंग्रेजी में बात करता है, तो फिर हो जाएगा आपका ही डज टॉक इन इंग्लिश। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यूज ऑफ हैव। तो हैव के रूप, यानी कि जितने भी इसके रूप हैं हैव ग्रुप के, हैज, हैव और हैड। तो हैव के रूप हैज व हैव प्रेजेंट टेंस में तथा हैड पास्ट टेंस में प्रयुक्त होते हैं। इनके बाद सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये पोजीशन प्रकट करने के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है ना। आई हैव रेड पेन, मेरे पास लाल कलम है। शी हैज़ ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है या वह खाना खा चुकी है। वी हैड प्लेड अ क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी, ये आपका पैसिव में है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। द फूड हैड बीन कुक्ड बाई द मदर, माता जी द्वारा भोजन पकाया जा चुका है। ठीक है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्राइमरी ऑक्सिलरीज के यूज को लेकर। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज को। तो अब हम लोग बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। कौन कौन से होते हैं? तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आर टू, नीड, डेयर, यूज टू आर मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है। टोटल 13 होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। तो 13 इधर हो गए मॉडल ऑक्सिलरीज, कितने हो गए इधर 13 और उधर 11, टोटल कितने हुए 24, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब 24 होती है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। ये भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनके बाद में अगर वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, तो सदैव उसका फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त किया जाएगा मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में। आइए इसके यूज को देखते हैं, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। तो सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन का प्रयोग योग्यता, क्षमता या शक्ति प्रकट करने के लिए प्रेजेंट टेंस में होता है तथा कुड का प्रयोग विनम्र निवेदन के लिए प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होगा। कुड कैन का पास्ट होता है, लेकिन विनम्र निवेदन करने के लिए कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में तथा योग्यता, क्षमता या शक्ति प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, शी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह ये बॉक्स या ये संदूक उठा सकती है। दे कुड नॉट रन,
वे दौड़ नहीं सके या वे दौड़ नहीं सकते थे, ये पास्ट में कैपेसिटी को दिखा रहा है। कुड यू लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक उधार दोगे। यहाँ पे कुड का प्रयोग हुआ, ठीक है। यूज ऑफ मे एंड माइट, इसके बाद में देखेंगे मे और माइट का प्रयोग। तो ध्यान देंगे आप सभी, मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अनुमति लेने या देने, संभावना, उद्देश्य, शुभकामना, अभिशाप देने इत्यादि के लिए किया जाता है। वही माइट मे का पास्ट रूप है, ठीक है। जैसे दिस न्यूज मे बी ट्रू, यह खबर सच हो सकती है। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ठीक है, या भगवान आपको खुश रखे, इसके लिए आप कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए मे आई कम इन। और शी सेड दैट आई माइट टेक हर पेन, शी सेड दैट आई माइट टेक हर पेन। तो यहाँ पर ये माइट का प्रयोग हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। यूज ऑफ शैल और विल, शैल और विल का प्रयोग। शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ, और इसके अलावा और सभी सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आदेश, धमकी, वचन या वादा, सुझाव, दृढ़ संकल्प को प्रकट करने के लिए आई और बी के साथ विल आ जाएगा, तथा ही, सी, इट या यू अथवा दे के साथ शैल आ जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ऐसे सिचुएशन हो गई, आदेश देना, धमकी देना, या किसी को वादा करना, सुझाव देना, या आपका डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प को प्रकट करना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। यानी कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है तो विल आ जाएगा, ही, सी, इट, यू और दे था अन्य सिंगुलर नंबर के साथ विल आता है तो आप सभी का क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई शैल गो टू कानपुर टुमारो, मैं कल कानपुर जाऊंगा। शैल वी गो आउट ऑन पिकनिक, क्या हम पिकनिक के लिए चलेंगे। ही शैल किल यू, वह तुम्हें मार देगा या वह तुम्हें मार डालेगा। तो यहाँ पर धमकी हो गया, तो यह आपका शैल आ गया ही के साथ, नहीं तो ही के साथ विल आना चाहिए। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, मैं सच का पता जरूर लगा लूंगा, इसके लिए हो जाएगा आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ। ही शैल बी गिवन अ प्राइज, उसे पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे यूज ऑफ शुड, वुड एंड मस्ट। इन तीनों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। शुड का प्रयोग सजेशन या एडवाइस देने के लिए, वुड का प्रयोग विनम्र निवेदन, इच्छा, प्रस्ताव आदि रखने के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग दायित्व, आवश्यकता तथा अनिवार्यता प्रकट करने के लिए, यानी कि अवश्य करने के, अवश्य चाहिए या अवश्य कोई काम करना चाहिए, इसके अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स अवश्य फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर 3 o'clock, तुम्हें 3 बजे के पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लेना चाहिए या अवश्य पूरा कर लेना चाहिए। दे शुड स्टडी इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। वुड यू हैव अ कॉफ़ी विथ मी, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रस्ताव है आपके सामने कि क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पियेंगे, कमेंट करके बताइएगा। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अनुमति या विनम्र निवेदन कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ आर टू। इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में नैतिक दायित्व, परामर्श व धारणा के लिए किया जाता है। जैसे वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पे आर टू का प्रयोग किया गया है। अनु आर टू विन दिस टाइम, अब यहाँ पर एक धारणा है किसी की सोच है कि अनु को इस बार जीतना चाहिए, तो वो कह रहा है कि अनु आर टू विन दिस टाइम, इस बार अनु को जीतना चाहिए। वी आर टू लव आवर कंट्री, हमारा नैतिक दायित्व, हमें
अपने देश को प्यार करना चाहिए। ठीक है, आई होप आर्ट 2 के प्रयोग को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। यूज ऑफ नीड और डेयर, नीड अथवा डेयर का प्रयोग, ये दोनों मेन वर्ब के लिए भी यूज होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो डेयर का प्रयोग साहस, हिम्मत प्रकट करने तथा नीड का प्रयोग आवश्यकता या जरूरत को प्रकट करने के लिए किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में। जैसे यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। आई डेयर नॉट एंटर इनटू द ऑफिस विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के मेरी ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई डेयर नॉट एंटर इनटू द ऑफिस विदाउट परमिशन। इसके बाद में हम लोग दोस्तों देखेंगे यूज ऑफ यूज्ड टू। तो जब आप यूज्ड टू का यूज करेंगे किस तरह से, आइए देखते हैं। इसका प्रयोग भूतकाल की कोई आदत जो अब नहीं रही को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही वाज यंग, जब वह छोटा था तो वो क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, भूतकाल की कोई हैबिट है जिसको शो करना है तो आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। बी यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, हम पैदल स्कूल जाया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, वर्ब की डिफिनीशन, वर्ब के टाइप, और वर्ब के टाइप में 2 मेन टाइप के होते हैं और जितने भी वर्ब आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये सब मेन वर्ब के पार्ट हैं। ठीक है, जो अगले क्लास में आप सभी को पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।